नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत की उच्च शिक्षा में हुए एक बहुत बड़े बदलाव पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूजीसी एक्ट 2026 की, और इस विषय को समझने के लिए हमारे पास डॉक्टर राहुल एस खरात के कुछ बेहतरीन लेख और विश्लेषण हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि इस कानून में क्या लिखा है, बल्कि ये जानना है कि इसे लाने की नौबत ही क्यों आई। मतलब वो कौन सी जमीनी हकीकतें थीं जिन्होंने इतने बड़े बदलाव को जरूरी बना दिया। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत में ही ये साफ कर देना जरूरी है कि ये एक्ट अचानक नहीं आया है। ये दशकों से चली आ रही समस्याओं, संसदीय समितियों की तीखी रिपोर्टों और यहाँ तक कि अदालती हस्तक्षेपों का नतीजा है। संविधान तो हमें समानता का वादा करता है, लेकिन हकीकत में, जैसा कि डॉक्टर खरात का विश्लेषण बताता है, भारत के सबसे बड़े, सबसे एलीट संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की मौजूदगी लगभग न के बराबर रही है। ना के बराबर, ये सुनने में बहुत गंभीर लगता है। क्या हमारे पास कोई ठोस आंकड़े हैं जो इस समस्या की गंभीरता को दिखा सकें? आंकड़े हैं, और वो वाकई चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर खरात अपने विश्लेषण में दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली 2025 की संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देती हैं। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि देश के कुछ टॉप संस्थानों में SC/ST छात्रों का प्रतिनिधित्व 1% से भी कम था। 1% से भी कम? हाँ। समिति ने अपनी भाषा में इसे बेहद कम और संवैधानिक उद्देश्यों के खिलाफ बताया था। अब सोचिए, 100 में से एक छात्र भी नहीं। ये तो एक अकादमिक विफलता से कहीं ज्यादा है। ये तो एक नैतिक संकट जैसा लगता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो पुराने नियम कानून थे वे पूरी तरह से बेअसर थे। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। नियम तो थे। यूजीसी के एक अधिकारी ने अनौपचारिक तौर पर जो कहा वो पूरी कहानी बता देता है। उन्होंने कहा, हमारे पास नियम थे, सर्कुलर थे, लेकिन उन्हें लागू करने वाला कोई इकोसिस्टम ही नहीं था। लागू करने वाला इकोसिस्टम नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या इसी वजह से एक नए, ज्यादा शक्तिशाली कानून की जरूरत पड़ी? हाँ, बिल्कुल इसी वजह से। डॉक्टर खरात के विश्लेषण को देखें तो 3 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, जैसा हमने अभी बात की, भयानक रूप से कम प्रतिनिधित्व। दूसरा, कमजोर प्रवर्तन। पुराने नियम बस एक सलाह की तरह थे, जिन्हें मानना या न मानना संस्थानों की मर्जी पर था, खासकर प्राइवेट संस्थानों की। अच्छा। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो थी डेटा की कमी। शिकायतों का, दाखिलों का, ड्रॉप आउट का कोई स्टैंडर्ड डेटा ही नहीं था। मतलब जब आपके पास समस्या का सही नक्शा ही न हो तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे? बिल्कुल। आपने दिग्विजय सिंह समिति का जिक्र किया था। ऐसा लगता है कि इस पूरी कहानी में वो एक बड़ा मोड़ थी। क्या खास था उस समिति की रिपोर्ट में? वो वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। 2025 की वो समिति की रिपोर्ट अपनी स्पष्टता के लिए जानी जाती है। उसने बिना लाग लपेट के कहा कि विश्वविद्यालयों पर स्वेच्छा से नियमों का पालन करने के लिए निर्भर रहना एक नाकाम प्रयोग साबित हुआ है। समिति की चर्चा के दौरान एक सदस्य ने एक ऐसी बात कही जो आज भी गूंजती है। उन्होंने कहा, जब प्रतिनिधित्व 1% से कम हो तो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक डिजाइन है। ये एक डिजाइन है? ये तो बहुत ही शक्तिशाली और परेशान करने वाला बयान है। इसका मतलब समिति इसे सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्था की तरह देख रही थी। बिल्कुल। वो इसे एक आकस्मिक नहीं, बल्कि एक प्रणालीगत समस्या मान रही थी कि दिक्कत कुछ लोगों में नहीं, पूरे सिस्टम में है। और इसी सोच ने यूजीसी एक्ट 2026 की नींव रखी। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई इकोसिस्टम नहीं था, लेकिन क्या कैंपस के लेवल पर छात्रों की मदद के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी? मैंने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स यानी EOCs के बारे में सुना है। हाँ। कागज पर तो उनका मकसद यही था, फिर वे क्यों नाकाम रहे? और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और थोड़ी दुखद हो जाती है। EOCs का आइडिया बहुत अच्छा था, एक ऐसा सेल जो भेदभाव रोके, शिकायतें सुने, छात्रों की मदद करे। लेकिन हकीकत में ज्यादातर EOCs एक धोखा थे। डॉक्टर खरात उन्हें अदृश्य सेल कहती हैं। अदृश्य? इसका क्या मतलब है? क्या वो सच में थे ही नहीं? एक केस स्टडी से समझते हैं। उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी और नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में EOCs का अस्तित्व सिर्फ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद एक PDF फाइल में था। सिर्फ एक PDF में? हाँ, बस एक PDF। उसमें ना किसी ऑफिस का पता था, ना किसी अधिकारी का नाम, ना कोई फोन नंबर। ये तो एक क्रूर मजाक जैसा है। मतलब मदद का दिखावा तो किया,
लेकिन मदद तक पहुंचने का हर रास्ता बंद कर दिया। यहीं तक नहीं था। उसी यूनिवर्सिटी में एक दलित रिसर्च स्कॉलर को उसके गाइड द्वारा लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। जब उसने दूसरे फैकल्टी सदस्यों से मदद मांगी तो उसे शिकायत करने के बजाय एडजस्ट करने की सलाह दी गई। एडजस्ट करने की? हाँ, कहा गया कि सिस्टम ऐसा ही है, तुम लड़ नहीं पाओगे। उसकी शिकायत कभी आधिकारिक तौर पर दर्ज ही नहीं हुई। ये भरोसे का पूरी तरह से टूटना था। एक मिनट, अगर हम इन दो बातों को जोड़कर देखें, समिति का कहना है कि ये एक डिजाइन है और कैंपस में ईओसीज का अदृश्य होना, तो ये एक बहुत ही गंभीर तस्वीर बनाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अनदेखी करना और चुप करा देना ही जैसे सिस्टम का हिस्सा बन गया था। और यहीं पर इस नए कानून का सबसे क्रांतिकारी पहलू सामने आता है। ये कानून सिर्फ नियमों को सख्त नहीं करता, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी को पलट देता है। जिम्मेदारी को पलट देता है? इसका क्या मतलब है? देखिए, अब तक अगर किसी छात्र के साथ भेदभाव होता था तो ये साबित करने का बोझ उसी छात्र पर होता था। हाँ, जो कि एक अकेले छात्र के लिए लगभग नामुमकिन काम है। बिल्कुल। यूजीसी एक्ट 2026 इस बोझ को छात्र से हटाकर संस्थान पर डाल देता है। अच्छा। अब संस्थान को ये साबित करना होगा कि वो भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये वाकई में एक जबरदस्त बदलाव है। तो ये नया एक्ट इस जिम्मेदारी को लागू कैसे करवाता है? इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं जो इसे पिछले नियमों से ज्यादा ताकतवर बनाते हैं? इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं जो इसे एक दांतों वाला कानून बनाते हैं। पहला और सबसे जरूरी है कानूनी समर्थन। अब ये नियम सिर्फ सलाह या गाइडलाइन नहीं है, बल्कि हर यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान पर, चाहे वो सरकारी हो या निजी, कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। ठीक है, तो अब ये कानून है, सलाह नहीं। लेकिन जमीन पर क्या बदलेगा? उन अदृश्य ईओसीज का क्या होगा? यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है, सुधारे हुए ईओसीज। अब संस्थानों को सिर्फ नाम का सेल बनाने की इजाजत नहीं होगी, उन्हें प्रशिक्षित कर्मचारियों, एक असली ऑफिस और एक बजट के साथ एक फंक्शनल ईओसी बनाना होगा। शिकायतों के निपटारे के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और जो डेटा की कमी थी उसका क्या? वो है तीसरा स्तंभ, डेटा पारदर्शिता। अब हर संस्थान को जाति, लिंग और विकलांगता के आधार पर दाखिले, ड्रॉप आउट रेट और शिकायतों का पूरा डेटा इकट्ठा करके सार्वजनिक करना होगा। मतलब अब कुछ भी कालीन के नीचे नहीं छिपाया जा सकेगा। बिल्कुल। पारदर्शिता अपने आप में एक बहुत बड़ी जवाबदेही तय करती है। लेकिन अगर कोई संस्थान फिर भी इन सब की अनदेखी करे तो क्या कोई सजा का भी प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल। और वो है चौथा और सबसे शक्तिशाली स्तंभ, वित्तीय दंड। जो संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, यूजीसी उनकी ग्रांट रोक सकता है, नए कोर्स की मान्यता रद्द कर सकता है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की मान्यता भी खतरे में पड़ सकती है। और 5वां स्तंभ ढांचा लगता है। लेकिन इसमें कुछ विवादास्पद पहलू भी तो होंगे, जैसे एक्ट में ओबीसी छात्रों को SC/ST के साथ क्यों शामिल किया गया? ये हमेशा से एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसके पीछे का तर्क ये है कि आरक्षण आपको संस्थान के दरवाजे के अंदर तो ले आता है, लेकिन दरवाजे के अंदर की लड़ाई वो अलग है। डॉक्टर खरात के विश्लेषण के मुताबिक बहुत से ओबीसी छात्र अपने परिवार में पहली पीढ़ी के लड़ना होते हैं। उन्हें भी एलीट संस्थानों के अंग्रेजी केंद्रित माहौल में भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे सोर्स में? हाँ, दिल्ली के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक ओबीसी छात्रा का अनुभव इसका सटीक उदाहरण है। उसने बताया, मैंने आरक्षण से प्रवेश तो ले लिया, लेकिन क्लासरूम में जब प्रोफेसर सिर्फ अंग्रेजी में बात करते थे तो मुझे लगता था कि मैं गलत जगह आ गई हूँ। वो कहती है, वहां टिके रहना पूरी तरह मेरी अपनी जिम्मेदारी थी, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। तो ये एक्ट समानता को सिर्फ दाखिले के मौके से नहीं, बल्कि कैंपस में सम्मान और सफलता के समान अवसर से जोड़ता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी बारीकी है। अब बात करते हैं इसकी प्रतिक्रिया की। सवर्ण जातियों की तरफ से इसकी क्या प्रतिक्रिया रही, खासकर हिंदी पट्टी में? जैसा कि उम्मीद थी, इसका काफी विरोध हुआ। कुछ सवर्ण छात्र समूहों ने इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी उल्टा भेदभाव कहा। एक राज्य की राजधानी में तो प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से सड़कें साफ की और जूते पॉलिश किए, जो 90s के दशक के आरक्षण विरोधी आंदोलनों की याद दिलाता था। हमारे सोर्स में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्टेटस एंग्जाइटी।
ये विचार दिलचस्प है। क्या इसका मतलब ये है कि विरोध असल में सीटों के नुकसान के बारे में कम और एक सामाजिक पहचान के संकट के बारे में ज्यादा है? आपने बिल्कुल सही समझा। समाजशास्त्री इसे सबूत आधारित आलोचना के बजाय स्टेटस एंजाइटी यानी अपनी सामाजिक हैसियत को लेकर चिंता के रूप में देखते हैं। उनका तर्क ये है कि अगर आप आंकड़ों को देखें दाखिलों में, फैकल्टी पदों पर या विश्वविद्यालयों के नेतृत्व में, तो सामान्य श्रेणी का दबदबा आज भी कायम है। तो ये विरोध जमीनी हकीकत से ज्यादा एक डर और अपनी सामाजिक स्थिति के बदलने की चिंता से प्रेरित है। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है। क्या ये कानून सिर्फ आरक्षित श्रेणियों के छात्रों के लिए है या ये सामान्य श्रेणी के छात्रों को भी किसी तरह से सुरक्षा देता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। इस एक्ट के जो भेदभाव विरोधी प्रावधान हैं वे सार्वभौमिक हैं यानी यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल? हाँ, इसका मतलब है कि कोई भी छात्र, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र का हो, उत्पीड़न या पक्षपात के खिलाफ इस कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। अच्छा, तो मान लीजिए कि सामान्य श्रेणी के किसी छात्र के साथ उसके क्षेत्रीय होने या उसकी भाषा या किसी और आधार पे भेदभाव होता है, तो वो भी इस ईओसी में जाके शिकायत कर सकता है? बिल्कुल। यूजीसी ने यह साफ किया है कि इसका उद्देश्य हर एक छात्र के लिए कैंपस को सुरक्षित बनाना है। ये कानून सकारात्मक कार्रवाई और प्रक्रियात्मक न्याय के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचता है। शिकायत का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का हक सभी को है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इस एक्ट का भारतीय उच्च शिक्षा के लिए असली मतलब क्या है? इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि भारत की जो राष्ट्र व्यवस्था है वो पहली बार आधिकारिक तौर पर ये मान रही है कि उच्च शिक्षा में असमानता आकस्मिक नहीं बल्कि प्रणालीगत है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सिस्टम के डीएनए का हिस्सा रहा है और इसीलिए इसका समाधान भी प्रणालीगत ही होना चाहिए। और जैसा आपने पहले कहा था, ये बोझ को छात्र से हटाकर संस्थान पर डालता है। हाँ, अब जवाबदेही संस्थान की है। ये वाकई एक पैराडाइम शिफ्ट है। अब तक संस्थान कह देते थे हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता और बात खत्म। अब उन्हें यह साबित करना होगा। हाँ, एक दलित स्कॉलर ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है। उन्होंने कहा ये कानून रातों रात समानता नहीं लाएगा, लेकिन पहली बार सिस्टम ये मान रहा है कि असमानता मौजूद है। ये उस बीमारी को स्वीकार करने जैसा है जिसका इलाज करना है। और इसी स्वीकारोक्ति में इस एक्ट की सबसे बड़ी ताकत और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी छिपी हुई है। तो यूजीसी एक्ट 2026 ने एक कानूनी और संस्थागत ढांचा तो खड़ा कर दिया है, जवाबदेही तय कर दी है, दंड का प्रावधान भी कर दिया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कोई कानून कैंपस के उस कल्चर को, उस संस्कृति को बदल सकता है जिसकी जड़ें दशकों शायद सदियों पुरानी हैं? और यही वो सवाल है जिस पे हमें सोचना चाहिए। क्या असली समावेश सिर्फ दाखिले के आंकड़ों में दिखता है या वो क्लासरूम की बहस में, हॉस्टल के कमरों की दोस्ती में और प्रोफेसर छात्र के रिश्ते में नजर आना चाहिए? ये कानून एक बहुत जरूरी और शक्तिशाली शुरुआत है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। असली काम तो अब शुरू होगा।